नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे देश में पहली बार जाति जनगणना। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया है। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने फैसला किया है कि जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुपर कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप मंत्री मौजूद थे। इसमें जाति जनगणना समेत कई अहम फैसले लिए गए और आजादी के बाद देश में यह पहली बार होने जा रहा है। यह फैसला लिया गया है कि जातिगत जनगणना होगी। तो यह मूल जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना होगी। तो मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। आपको बता दें, पिछले लंबे समय से विपक्षी पार्टियों की तरफ यह मांग की जा रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और अब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि मूल जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी कराई जाएगी। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देश आजाद भारत में यह पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। वैसे तो जनगणना हमारे देश में होती रही है, लेकिन जातिगत जनगणना अभी तक देश में नहीं हुई है और देश में ये पहली बार होने जा रहा है। मोदी कैबिनेट में ये फैसला लिया है और वर्तमान मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना होगी। मूल जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। लंबे समय से तमाम विपक्षी दलों की तरफ से मांग की जा रही थी और जातिगत जनगणना कहीं ना कहीं देश के लिए राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा था। तमाम पार्टियां जो है जातिगत जनगणना को लेकर लगातार चर्चा कर रही थी और ऐसे में अब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि पहले भी। तो देश के लिए आज की यह बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज जिस खबर पर हम अहम अपडेट आपसे लेने जा रहे हैं, ये आज की और देश की ये बहुत बड़ी खबर है। आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होनी जा रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि और एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना मूल जनगणना के साथ होगी। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, केंद्र सरकार के तरफ से आज बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले से केंद्र सरकार भले खुश नजर आए, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से पहलगाम का आतंकी घटना हुआ और सारा विपक्ष ये सोचकर चल रहा था कि केंद्र सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों को उनके नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए कार्रवाई करेगा। लेकिन इसी बीच में अचानक कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तरफ से जानकारी दी कि जो कैबिनेट की कमेटी की बैठक पॉलिटिकल अफेयर्स पर हुई, उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो आगामी देश के अंदर जातिगत जनगणना होगी, उसके अंदर जात की भी गणना की जाएगी। यानी जो सामान्य जनगणना हुआ करती थी, जिसको 5 साल के बाद कराते थे, और उस जनगणना के साथ अब सरकार ने फैसला लिया है कि उसमें जात की भी गणना का एक कॉलम किया जाएगा। जनगणना के साथ साथ जात भी इस बार कॉलम में भरी जाएगी। फिलहाल विपक्ष इस तरह की जो ऐलान सरकार की तरफ किया गया उसको लेकर आश्चर्यचकित भी है और इसको लेकर राहुल गांधी शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अचानक राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और विपक्ष फिलहाल अब ये कह रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव होना है
आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खासकर आरजेडी कांग्रेस की तरफ से बिहार में जातिगत जनगणना की मांग लगातार की जाती है और इस मुद्दे को लगातार वो पार्टियां बिहार में उठा रही हैं। तो शायद कहा जा सकता है कि बीजेपी चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जब बिहार के चुनाव उतरे तो उसको इस मुद्दे का सामना ना करना पड़े और इससे वोट जो बटेगा वहां जातिगत जनगणना को लेकर और विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना के चुनाव में उतरे, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले से इस मुद्दे को खत्म करने का प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी जब वहां विधानसभा चुनाव बिहार में उतरेगी तो इस मुद्दे के साथ उतरेगी, यानी विपक्ष की जो तैयारी थी कि जातिगत जनगणना को लेकर वो लगातार मुद्दे को तेजी के साथ उठाकर जनता के बीच में जागरूकता फैला रहे थे, उस मुद्दे को पूरी तरह से खत्म करते हुए इस फैसले को देखा जा। अखिलेश जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के कई ऐसे मुद्दे उनके छीन लिए, उसी तरीके से जातिगत जनगणना की जो लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, चुनाव में मांग कर रहा था और आगामी आने वाले चुनाव में एक मुद्दा बनने वाला था, तो प्रधानमंत्री ने ये फैसला लेकर एक सबको चौंका दिया। विपक्ष तो इसमें चौंक ही गया है, कम से कम वो तलाश रहा है कि इसमें हमारा फायदा है या हमारा नुकसान है। और दूसरी तरफ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी इतने समय से कहती रही है कि जातिगत जनगणना बांटने की कोशिश है, उसके बाद ये अचानक फैसला ले लेना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मूल से जो विचारों के हिसाब से भी बड़ा ये शॉकिंग फैसला है। केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जब जनगणना होगी तो सामान्य जनगणना के साथ जाति की गणना भी की जाएगी, उसके फॉर्म में इस कॉलम को सेट किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार की रणनीति है कि आगामी दिनों में जिन भी प्रदेशों में चुनाव होने हैं उस प्रदेशों में इस मुद्दे का सामना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के दौरान न करना पड़े। तो चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति के तहत ही केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जातिगत जनगणना सामान्य जनगणना के साथ होगी। और इस मुद्दे को अब विपक्ष अपने हाथ से फिसलता हुआ भी देख रहा है। तो शायद आज कहा जा सकता है कि राहुल गांधी शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद और विपक्षी दलों को केजरीवाल की तरफ से जवाब आना बाकी है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा सकता है भी और बिहार में बिल्कुल अब तमाम विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अन्य माध्यमों से अब प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए इस खबर पर हम अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो मूल जनगणना के साथ ही अब देश में जातिगत जनगणना होगी और जो वो फॉर्म होगा जिसमें जनगणना सामान्य जनगणना होगी उसी में अब जाति का कॉलम होगा और उसमें जाति भरी जाएगी। और अब हम बात करेंगे देश की चिंता, रूस नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रूस का दौरा स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 9 मई को मॉस्को में होने वाली विजय दिवस परेड में शामिल होने वाले थे। प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड के लिए रूस ने आमंत्रित किया था। आपको बता दें कि रूस ने पीएम मोदी के मॉस्को दौरे के रद्द होने का कारण नहीं बताया। हालांकि कहा जा रहा है कि पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद मौजूदा सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। हालांकि भारत की ओर से अभी इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री 9 मई को विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए रूस जाने वाले थे, लेकिन ये सूचना सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ने अपना रूस का दौरा जो है रद्द कर दिया है। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, उस बीच में यह फैसला काफी अहम हो जाता है। अखिलेश जी, देखिए मनोज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहले से तय रूस का दौरा रद्द कर दिया है और 9 मई को प्रधानमंत्री को रूस जाना था और मॉस्को में विजय दिवस की परेड होनी थी। उसमें रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मौजूद रहना था, लेकिन पहलगाम की आतंकी घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर नहीं जाएंगे। 9 तारीख को मॉस्को में होने वाली विक्ट्री परेड में शामिल नहीं होंगे।
इसके सीधी वजह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री इस समय देश में जो सुरक्षा को लेकर और पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ जो माहौल तनाव का चल रहा है, सैन्य कार्रवाई आगे की जानी है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी विदेशी देश की यात्रा पर नहीं जाना चाहते हो। साथ ही साथ कोई ऐसी तनाव की स्थिति अचानक बढ़ती है तो प्रधानमंत्री को फिर वापस लौटना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जिस तरह से सऊदी अरब की यात्रा पर थे और उस दौरान आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था, प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में छोड़ के वापस आए, तो एहतियात के तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी घटना के मद्देनजर ही अपना फैसला रद्द किया, अपनी यात्रा को रद्द किया है और मॉस्को नहीं जाएंगे। रूस में विजय परेड होने वाली 9 मई को उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके लिए पूरी तरह से कहा जा सकता है भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति होना, आतंकी घटना सामने आना और सुरक्षा के दृष्टिकोण से मॉस्को नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मनोज। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस जा सकते हैं, फिलहाल प्रधानमंत्री रूस नहीं जाएंगे, ये बात सामने आ रही है। 9 मई को विजय दिवस परेड में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के दौरे पर जाने वाले थे। विजय दिवस परेड में उनको शामिल होना था, लेकिन अब उनकी जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जाने की खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने यह दौरा रद्द कर दिया। और अब हम बात करेंगे एनएसएबी में बड़ा फेरबदल, आलोक जोशी नए अध्यक्ष। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि एनएसएबी में व्यापक बदलाव किया है। इस महत्वपूर्ण कदम के तहत पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख आलोक जोशी को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड अब 7 सदस्यों का होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। बोर्ड में 3 सैन्य पृष्ठभूमि के सेवानिवृत्त अधिकारी, 2 भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और 1 भारतीय विदेश सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी इसमें शामिल है। यह संरचना रक्षा, खुफिया जानकारी और कूटनीति के क्षेत्रों में संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। आपको बता दें कि आलोक जोशी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का फोकस न केवल पारंपरिक सुरक्षा खतरों पर होगा, बल्कि साइबर युद्ध, तकनीकी, खुफिया जानकारी और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी होगा। बोर्ड में सैन्य सुरक्षा, सैन्य पुलिस और विदेश सेवा के विशेषज्ञों का मिश्रण इसे एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा, जो भारत को वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगा। तो निश्चित रूप से ये अहम फैसला है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में ये बड़ा बदलाव आया है, बड़ा बदलाव किया गया है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में अब बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें जो रॉ के पूर्व जो अधिकारी हैं उनको इसका चीफ बनाया गया है, उनको भी इसमें आलोक जोशी जी को नया अध्यक्ष बनाया गया है। और अब ये बोर्ड जो है बताया जा रहा है कि काफी समावेशी ये बोर्ड बनाया गया है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए मनोज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का जो पुनर्गठन किया गया था, इसका पहले जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गठन किया था, उसके बाद अब मोदी सरकार में इसका फिर से पुनर्गठन किया गया। अब पुनर्गठन करने का जो फैसला है वो आज कैबिनेट कमेटियां सिक्योरिटी की बैठक जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई, उस फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए और इसमें नए तकनीकी और सैनिक और अन्य डिप्लोमेट के सदस्यों को शामिल किया जाए, ताकि आगामी दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का तनाव का माहौल बना हुआ है और उस समय कोई सैन्य कार्रवाई या कोई दूसरी कार्रवाई होती है तो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो बोर्ड है वो वाकई तकनीकी रूप से, सैन्य रूप से, डिप्लोमेट के तौर पे अनुभवी होना चाहिए। तो इसमें कैबिनेट कमेटियां सिक्योरिटी की बैठक में फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के जो चेयरमैन आलोक जोशी होंगे वो जो खुफिया एजेंसी है उसके चीफ रहे हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ इनके साथ 6 सदस्यों को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। जो पूर्व एयर मार्शल हैं
PM सिन्हा उनको शामिल किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह को शामिल किया गया जो भारतीय सेना के आर्मी कमांडर रह चुके हैं, और इसके साथ ही साथ आपको नेवी के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, डिप्लोमेट को शामिल किया गया है। तो कह सकते हैं जो 6 अधिकारी जो शामिल किए गए हैं, 6 के 6 अधिकारियों को देखा गया कि विदेश सेवा के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं और पूर्व IPS भी शामिल किए गए, IAS भी शामिल किए। जैसे पूर्व IPS अफसर मनमोहन सिंह को शामिल किया गया है, पूर्व IPS अफसर राजीव रंजन वर्मा को शामिल किया गया है, डी वाला वेंकटेश वर्मा को भी पूर्व डिप्लोमेट है, IFS है, उनको शामिल किया गया है। इसके साथ ही रियर एडमिरल जो वायुसेना के हैं, नेवी के हैं, उनको शामिल किया गया। वायुसेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह को शामिल किया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 6 सदस्य हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और अनुभवी लोग हैं, जिनको कभी भी सलाह की और तकनीकी रूप से बैठक करने के लिए, जब सैन्य हालात पाकिस्तान खराब होंगे और जब सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकवादियों के खिलाफ की जाएगी, तो ये सुरक्षा सलाहकार बोर्ड अहम भूमिका निभाएगा, कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, प्रधानमंत्री को सलाह देगा और हर तकनीकी रणनीति पर नजर रखेगा। खुफिया एजेंसी रा के प्रमुख रहे आलोक जोशी को खुफिया की जानकारी है। इसी तरह से थल सेना, वायुसेना और इस तरह से IPS और विदेश सेवा के जो अधिकारी हैं उन सबको शामिल करके एक तकनीकी रूप से सक्षम बोर्ड कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बोर्ड होगा। मनोज, बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुलह कानून पर सुप्रीम फैसले की। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुलह कानून पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह तय करने के लिए बड़ा फैसला सुनाया है कि क्या अदालतें 1996 की मध्यस्थता और सुलह कानून के तहत मध्यस्थ फैसलों में संशोधन कर सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है कि अदालतें मध्यस्थता और सुलह पर 1996 के कानून के तहत मध्यस्थता फैसलों को संशोधित कर सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से बहुमत से लिए गए फैसले में कहा गया है कि ऐसे फैसलों को संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग अदालतों की ओर से आपको बता दें, अदालतों की ओर से सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले का असर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ फैसलों पर पड़ेगा। मामले में 13 फरवरी को अंतिम सुनवाई शुरू हुई थी, जिसे इससे पहले 23 जनवरी को 3 जजों की पीठ ने बड़ी पीठ को भेजा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा वरिष्ठ वकील अरविंद दातार, डेरियस खंवाटा, शेखर नाफड़े, रितिन राय, सौरभ कृपाल और गौरव बनर्जी ने इस मामले में अपना पक्ष रखा। तो फैसलों को संशोधित कर सकती हैं अदालतें। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम फैसला सुनाया है। 1996 के मध्यस्थता और सुलह कानून के तहत ये फैसला ये तय होना था कि आखिर अदालतें इस पर फैसला ले सकती हैं या मध्यस्थता कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, सुप्रीम फैसला, जिसमें ये बात फैसले में कहा गया है कि 1996 के मध्यस्थता और सुलह कानून के तहत फैसला अदालतें कर सकती हैं। अब फैसलों को अदालतें संशोधित भी कर सकती हैं। और इस खबर पर आप कुछ अहम अपडेट के लिए हमारे साथ वीपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दें दीप्ति सिंह जी, माफ कीजिएगा, दीप्ति सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। दीप्ति सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। 1996 के मध्यस्थता और सुलह कानून के तहत ये तय होना था कि
जो कोर्ट है, अदालतें हैं, वो फैसले को संशोधित कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसमें अब अदालतें फैसला कर सकती हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, क्या होता है कि मीडिएशन सेंटर में दोनों पार्टियों को जब बैठाया जाता है, किसी भी चीज में मध्यस्थता करके सुलह कराई जाती है, तो जो बातें लिख दी जाती हैं वो लिख दी जाती हैं। बाद में क्या होता है, कोई पार्टी उस पर चाहती है कि कोई चेंज करना है तो हो नहीं पाता, जिस वजह से जितनी भी मध्यस्थता के अंदर आपकी ताकत झोंकी गई थी, दोनों पार्टियों को बैठाकर जिस तरीके से समझौता करने की कोशिश की गई थी, वो नहीं हो पाता है फाइनली। तो इसके लिए ही कोई भी एक अग्रीव पार्टी चली जाती थी कोर्ट में और वहां पे जाकर कुछ खास फायदा होता नहीं था। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस समय जो एक्ट में आया है इसको चेंज करके इसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो पार्टियां मध्यस्थता केंद्र के अंदर जो सुलहनामा हुआ करेगा उसके अंदर चेंजेस की बात कर सकते हैं, ताकि जितनी भी मेहनत की गई है पीछे से वो जीरो ना हो जाए। और इसको थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ दोनों पार्टियों के सुलहनामा और समझौते के साथ जो भी निर्णय है उस पर आगे काबिज किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल दीप्ति सिंह जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तमाम अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप फैसलों को संशोधित कर सकती हैं अदालतें, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। और अब हम आगे बात करेंगे अंसल ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने अंसल ग्रुप के ठिकानों पर दस्तक दी है। टीम ने लखनऊ, गाजियाबाद समेत 7 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले हैं। लखनऊ में ईडी के अफसर सुबह से ही छापेमारी कर रहे हैं। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में अंसल के ऑफिस पर रेड के दौरान ऑफिस के अंदर 6 सदस्यीय ईडी की टीम पहुंची। तमाम फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चेक किए गए, साथ ही बैंक अकाउंट से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की गई। तो ईडी की अब सख्ती अंसल ग्रुप पर देखने को मिल रही है। तमाम लगातार शिकायतों और तमाम आरोपों के बीच अब ईडी की कार्रवाई अंसल ग्रुप पर देखने को मिल रही है। अंसल ग्रुप पर ईडी की छापेमारी हुई है। ईडी के अफसर सुबह से अंसल ग्रुप के ऑफिसों में छापेमारी कर रहे हैं और अहम फाइलों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच कर रहे हैं। तो सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में रेड डाली गई है। यहां पर अंसल ग्रुप का ऑफिस है। अंसल ग्रुप पर अब ईडी का सिलसिला देखने को मिला। तो ईडी के अफसर सुबह से ही रेड में शामिल हैं। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में रेड डाली गई है अंसल ग्रुप के ऑफिस में। अंसल ग्रुप पर अब ईडी की टेढ़ी नजर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ईडी ने अंसल के ऑफिसों पर छापेमारी की है। और अब हम बात कर रहे हैं जमीन घोटाले में एसडीएम सहित 13 पर एफआईआर। खबर हमीरपुर से है, जहां एसडीएम, आपको बता दें, जहां डीएम आवास सहित नजूल की अन्य जमीनों में 1000 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा सामने आया है। एसडीएम एसपी विश्वकर्मा की तहरीर पर सदर कोतवाली में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपाल आदि 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों पर भू अभिलेखों में हेराफेरी कर नजूल की जमीन खुर्द-बुर्द करने का आरोप है। उन्होंने करीब 58.14 करोड़ रुपए कीमत की अलग अलग जमीनें ले देकर आकर्षक दर्शा दिया, संबंधित पक्षकारों को लाभ पहुंचाया था। एफआईआर में तत्कालीन एसडीएम विजय गुप्ता, नायब तहसीलदार जैनेन्द्र सिंह व लेखपाल राजकिशोर आदि 13 कर्मचारियों और अधिकारियों को नामजद किया गया है। नजूल जमीनों को आकर्षक दर्शाया गया। एसडीएम एसपी विश्वकर्मा की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज की गई। तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।